हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं अश्विनी गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके कैरियर क्लासेस में। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग लगभग ग्रामीण प्रवेश की जो हमारा थ्योरी वाला सिलेबस है काफ़ी हद तक हम उसको कर चुके हैं। तो आज से हम लोग उसके साथ साथ में प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि लेखपाल के एग्ज़ाम की डेट आ गई है। आपको पता होगा 19 जून को लेखपाल का एग्ज़ाम है। तो हमने जो पढ़ा है उसके लिए हम लोग आज से प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे। तो मैं आज आपके लिए आज पहला सेट लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। शिल्पी का मतलब किसे पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है, या किसे पंचायती राज व्यवस्था का फादर कहा जाता है या जनक कहा जाता है। तो चार इसके ऑप्शन हैं। एल एम सिंधवी, दूसरा ऑप्शन है बी आर मेहता, तीसरा ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव और चौथा ऑप्शन है जी बी के राव। तो आपको मैंने पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाई थी थ्योरी में, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जो कि यहाँ आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा बी आर मेहता। बी आर मेहता, ठीक है। तो बी आर मेहता के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। जो बलवंत राज मेहता की एक समिति आई थी 1956 में, ठीक है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए सबसे अच्छी समिति मानी जाती है। 1957 में इन्होंने इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी बलवंत राय मेहता जी ने, ठीक है। तो उन्हीं की सिफारिशों पर 1 अप्रैल 1958 को इसे लागू किया गया, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था के जो जनक हैं वो इसीलिए बलवंत राय मेहता जी को कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम डिजिटल गांव किस राज्य में है। आपको बताना है कि भारत का पहला कौन सा गांव है जो 100% डिजिटल हो चुका है, या प्रथम डिजिटल गांव कौन सा है। तो अगर बात करें कि वो किस राज्य में है, यहाँ पर ये पूछा है इन्होंने किस राज्य में है। तो पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो अगर राज्य की बात करें तो ये गांव पड़ता है आपका गुजरात राज्य में, ठीक है, गुजरात का गांव है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि गुजरात का वो कौन सा गांव है, तो उस गांव का नाम है अकोदरा। जो अकोदरा गांव है गुजरात का, वो 100% कैशलेस हो चुका है, 100% डिजिटल हो चुका है, ठीक है। तो ये गुजरात का ये गांव है। गुजरात का एक ज़िला पड़ता है सबरकांत। तो सबरकांत ज़िले के अंतर्गत ये गांव आता है, जो कि भारत का पहला डिजिटल गांव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर होता क्या, इस गांव पर नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के डिजिटल तरीके से कैश का ट्रांजैक्शन होता है और फुल्ली ये गांव डिजिटल हो चुका है, ठीक है। इसी साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है। जो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं उनमें अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है, ठीक है। तो आपको बताना है ये बात। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है नीति आयोग और ऑप्शन डी है भारत का राष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ये भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी प्रदान करता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, तो इसका जो गठन हुआ है या इसकी स्थापना हुई है ये 6 अगस्त 1952 को हुई थी, ठीक है, 6 अगस्त 1952 को। और इसके अगर अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और बाकी राज्यों के जितने मुख्यमंत्री होते हैं और जो नीति आयोग के सदस्य होते हैं वो सब इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना की अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कितने प्रकार की फसलीय ऋतुएं पाई जाती हैं। फसलीय ऋतुएं कितनी प्रकार की पाई जाती हैं, अगर इसकी बात करें तो भारत में ऑप्शन सुन लीजिए 1, 2, 3 या 4। तो आपको मैंने पढ़ाया था फसली ऋतुओं की बात करें तो 3 तरह की हमारे यहाँ फसलें पाई जाती हैं, खरीफ, रबी और जायद। तो 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। मैंने आपके लिए थ्योरी में ये सब पढ़ा चुका हूँ। फिर भी थोड़ा सा और बताते हैं। अगर खरीफ फसल की बुवाई की बात करें तो खरीफ फसल की जो बुवाई है वो जून से जुलाई में करते हैं, और कटाई की बात करें तो सितंबर और अक्टूबर में इसकी कटाई कर देते हैं, ठीक है। अगर रबी फसल की बुवाई की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में रबी की फसलों की बुवाई होती है,
और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। इसी प्रकार जायद की फसली बुवाई मार्च अप्रैल में तथा कटाई जून के अंत तक हो जाती है। तो इस समय कौन सा मौसम चल रहा है? तो इस समय आपका जायद की फसलों का मौसम चल रहा है। खीरा, ककड़ी, तरबूजा आदि आपके मार्केट में आ रहे हैं, तो इसमें जायद की फसलें चल रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में औसत फसल चक्र सघनता कितनी है? भारत में औसत फसल चक्र सघनता कितनी है? कृषि का सवाल है। पहला ऑप्शन 140%, दूसरा ऑप्शन 150%, तीसरा ऑप्शन 142% और चौथा ऑप्शन 162%। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बोले तो 142% औसत फसल चक्र सघनता इसकी है। ठीक है, कितना? 142%। ये होता क्या है औसत फसल सघनता? कि अगर किसी खेत में निश्चित समय में बोए गए फसल के प्रतिशत को फसल चक्र सघनता कहते हैं। क्या? किसी निश्चित या किसी खेत में निश्चित समय में बोए गए फसल के प्रतिशत को फसल चक्र सघनता कहते हैं। फसल चक्र सघनता होता क्या है? तो फसल चक्र सघनता बराबर फसलों की संख्या बटे वर्ष या समय गुणा 100, तो इससे निकलता है फसल चक्र सघनता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? तो बताइए, गेहूँ, चना, मटर या तरबूज? तो आप जानते हैं तरबूज जो है वो जायद की फसल है। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया जायद का मौसम चल रहा है, तो तरबूज जायद की फसल है, यही रबी की फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरबूज। और जो आपके बचे गेहूँ, चना और मटर, ये क्या हैं? ये रबी की फसलें हैं। गेहूँ है, जौ है, चना है, मटर है, ये सारी की सारी रबी की फसलें हैं। ठीक है, और जायद की फसल ये तरबूज है, ये जायद की फसल है, इसलिए गलत आंसर यही हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा तरबूज वाला हो जाएगा। जायद की फसलें हैं आपकी तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, प्याज है, ये सारी जायद की फसलें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है। जो मक्का की पत्तियां होती हैं और उनका जो टॉप है या जो उनकी बाहरी एरिया है, जो शीर्ष एरिया है, अगर वो सफ़ेद हो रहा तो इसमें ये आपको बताना है किस चीज़ की कमी हो रही है। सबसे ए ऑप्शन है Mg की कमी यानी मैग्नीशियम की कमी, दूसरा Na की कमी यानी सोडियम की कमी, तीसरा Fe की कमी यानी फेरस की कमी या लोहा की कमी, या Zn की कमी बोले तो जिंक की कमी। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो अगर मक्का की पत्तियों का सिर सफ़ेद हो रहा है तो मान के ये चलिए कि इसमें जिंक की कमी हो रही है, तो हमारे लिए इसमें क्या है, जिंक का अलग से छिड़काव करना पड़ेगा, और फिर मक्का की फसल की सफ़ेद पत्तियां हो रही हैं वो नहीं होंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक की कमी। मक्का कैसी फसल है? तो मक्का ये खरीफ की फसल है। ठीक है, एक सवाल मैं आपके लिए बता दूं, कहीं आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, मक्का जानते नहीं हो? मेज, जिसका बॉटनिकल नेम होता है जिया मेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो ऑप्शन सुन लीजिए पहले। वर्ष 1950 में, वर्ष 1951 में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1954 में। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना आई थी आपकी, ये 1950 में हमारा देश को गणतंत्र मिल गया था, संविधान मिल गया था, तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो अगर डेट की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना 8 दिसंबर 1951 से शुरू हुई थी। ठीक है, और किसके द्वारा शुरू की गई थी? उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो JL नेहरू थे, या कि जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, तो उनके समय में शुरू की गई थी भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 8 दिसंबर 1951 को। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पहली पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी, ये सब कुछ मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है, आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप थ्योरी भी देख सकते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का जो मुख्यतः उद्देश्य था
वो कृषि को बढ़ावा देना था या कृषि क्षेत्र पर आधारित ये पूरी योजना थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक गट्ठा या लट्ठा कितने इंच का होता है? एक गट्ठा या लाठा कितने इंच का होता है? तो 4 ऑप्शन है, 99 इंच, 18 इंच, 60 इंच या 75 इंच। तो एक गट्ठा एक लाठा जो होता है वो बेटा आपका 99 इंच का होता है। सभी लोग ध्यान रखना, 99 इंच का होता है तथा एक गट्ठा एक लाठा 5.5 हाथ के बराबर होता है। ही मान लीजिए, कोई जगह हाथ में पूछ ले तो 5.5 हाथ के बराबर होता है। ठीक है, कितने हाथ के बराबर होता है? 5.5 हाथ के बराबर। और अगर एक गट्ठा या एक लाठा अगर फिट में पूछ ले तो बेटा ये 8 फिट का होता है, 8 फिट 3 इंच। आप जानते हैं 1 फिट में 12 इंच होता है, तो ये 8 फिट हो गया, 12 8 96 और प्लस 3 इंच, तो 99 इंच हो गया ना। थोड़ा तो गणित आपका अच्छा होगा ही। और अगर गज की बात करें, एक गट्ठा कितने गज का होता है, तो अगर इसके गज की बात करें तो एक गट्ठा जो होता है वो 2.75 गज का होता है। ठीक है, 2.75 गज का होता है। ठीक है, इसी साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ मैंने आपके लिए शुरू करी है, ये प्रैक्टिस सेट, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथियों का लाभ हो सके। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन कि सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किस खाद्यान्न में पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन चावल, बी ऑप्शन मक्का, सी ऑप्शन गेहूँ या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अगर सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो सर्वाधिक जो कार्बोहाइड्रेट है आपका वो मक्का में पाया जाता है। ठीक है, मक्का में लगभग 79% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, अगर इसके बाद बात करें तो उसके बाद गेहूं में होता है, गेहूं में करीब 65 से 70% होता है। उसके बाद में चावल में होता है जो भी 70 से 75% होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि मक्का कैसी फसल है, तो मक्का एक खरीफ की फसल है। ठीक है, मक्का में अगर प्रोटीन की बात करें तो 10 से 12% इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है। आगे बात करते हैं, एक धुर किसके बराबर होता है? आपको मैंने पढ़ाया था कंचवासी, मिस्रवासी, ये सब पढ़ाया था मैंने। बीघा, एकड़, हेक्टेयर, ये सब मैंने पढ़ाया था। तो वहीं का ये टॉपिक है कि एक धुर किसके बराबर होता है। तो जो पहले समझ लो एक धुर को कहते क्या हैं। एक धुर जो होता है ये विश्वांसी होता है। धुर या विश्वांसी एक ही बात होती है, धुर या विश्वांसी। विश्वांसी मैंने आपको पढ़ाया है। तो एक जो धुर होता है ये कितना होता है? गट्ठा का स्क्वायर, हाथ का स्क्वायर या जरीब का स्क्वायर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये होता क्या है, एक जो विश्वांसी होता है, विश्वांसी को बोलते हैं गांव में बिस्सा। तो एक बिस्सा क्या होता है, एक बिस्सा के जो 20 टुकड़े करोगे आप तो एक उनमें से जो एक टुकड़ा होगा वो एक विश्वांसी या धुर कहलाता है। ठीक है, तो एक विश्वांसी जो होता है इसमें आपके 20 कंचवासी होते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो 20 कंचवासी इसमें होते हैं। लेकिन सवाल क्या पूछा गया आपसे कि एक धुर किसके बराबर होता है? तो अगर एक धुर की बात करें हम लोग तो ये आपका हो जाएगा, देखिए एक सेकंड रुकिए। तो ये आपका एक धुर जो होता है ये गट्ठा स्क्वायर के बराबर होता है। क्या? गट्ठा स्क्वायर के बराबर होता है। अगर बात करें ये गट्ठा स्क्वायर में कितना होता है, तो जो गट्ठा स्क्वायर होता है ये बराबर आपका हो जाता है 68.065 स्क्वायर फुट या वर्ग फुट। एक गट्ठा स्क्वायर बराबर होता है 68.0625 वर्ग फुट। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। थायमीन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है? थायमीन की सबसे ज़्यादा मात्रा कौन से फल में होती है? 4 ऑप्शन है, सेब, संतरा, काजू या बादाम। तो आपको बताना थायमीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। जो थायमीन है आपका ये सबसे ज़्यादा काजू में पाया जाता है। थायमीन की मात्रा सबसे ज़्यादा काजू में पाई जाती है। और आपसे बात करें कि काजू का उत्पादन भारत में सर्वाधिक कहाँ होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो काजू का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है भारत में ये आपका महाराष्ट्र में होता है।
कोई पूछ ले काजू उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ये महाराष्ट्र है। ठीक है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है और तीसरे स्थान पर आपका उड़ीसा है। मैंने आपको लिखवाए हैं ये चीज़ें थ्योरी में। अगला सवाल, सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? तो सीमांत कृषक ऐसे किसानों को कहा जाता है, पहला ऑप्शन पहले सुनिए, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले कृषक को, जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि हो, जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा तथा 5 हेक्टेयर से कम भूमि हो, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। तो अगर बात करें कि सीमांत कृषक किसे कहते हैं, तो ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, ऐसे किसानों को सीमांत कृषक कहते हैं। इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन जोतने वाले किसान हैं उनको सीमांत किसान कहते हैं। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में जोत रहे हैं उनको लघु किसान कहते हैं। 2 से 4 हेक्टेयर जोत रहे हैं उनके लिए अर्ध मध्यम किसान कहते हैं। और 4 से 10 हेक्टेयर वाले हैं उनको मध्यम किसान कहते हैं। और जो किसान 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन जोत रहे हैं उनको वृद्ध किसान कहते हैं। वृद्ध मतलब बड़े किसान। अगला, ग्राम शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में, सामवेद में, या अर्थवेद में, या यजुर्वेद में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद में 13 बार, कितनी बार? 13 बार ग्राम शब्द का उल्लेख मिलता है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। और विश्व शब्द का उल्लेख 117 बार, नहीं सॉरी 170 बार, तथा जन शब्द का उल्लेख 275 बार ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं जो ऋग्वेद में मिलते हैं। और आर्यों की उस समय की जो इकाई बांटी गई थी, प्रशासनिक इकाई, उस समय क्या था? ऋग्वेद के समय आर्य आ गए थे जब वेद लिखे गए थे, तो आर्यों के समय में वेद लिखे गए थे। तो ऋग्वेद में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी 5 इकाई थी उनकी? जैसे कुल, ग्राम, उससे बड़ी विश्व, उससे बड़ा जन, उससे बड़ा राष्ट्र। सब छोटी इकाई होती थी कुल, कुल से मिलकर बनता था ग्राम, ग्राम से मिलकर बनता था विश्व, और विश्व से मिलकर मिलता था जन, और जन से बनकर बनता था राष्ट्र। ठीक है, तो ये सब ऋग्वेद में उल्लेख है। अगले बढ़ते हैं कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता जी ने, ऑप्शन बी अशोक मेहता जी ने, ऑप्शन सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने, ऑप्शन डी जी.बी. कृपलानी जी ने। तो अगर बात करें विकेंद्रीकरण की, तो सबसे पहले लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो सिफारिश की थी वो आपकी बी.आर. मेहता जी ने की थी, या बलवंत राय मेहता जी ने की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए इन्होंने 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया था और अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो इसी में इन्होंने विकेंद्रीकरण की प्रणाली की सिफारिश की बात भी की थी। अगला सवाल देखते हैं, महात्मा गांधी ने ग्राम विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाए जाने पर बल दिया? तो महात्मा गांधी ने ग्राम विकास को बढ़ावा देने के लिए किस पे ज़्यादा बल दिया? ऑप्शन ए सत्ता का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन बी हर जाति में समानता, ऑप्शन सी सूचना का अधिकार, और ऑप्शन डी महिला सशक्तिकरण। तो 4 ऑप्शन हैं, तो गांधी जी ने किस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया ग्राम विकास को बढ़ावा देने के लिए? बताइए आप लोग। तो बेटा महात्मा गांधी ने ग्राम विकास को बढ़ावा देने के लिए जो सबसे ज़्यादा जोर दिया वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया है। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया है, और इसके लिए बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी, जिसके अनुसार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत तुरंत की जाए, ये बात कही थी बलवंत राय मेहता जी ने। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने ग्राम विकास को बढ़ावा देने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण अपनाए जाने पर बल दिया है। ठीक है, अगला सवाल, केंद्रीय कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है। केंद्रीय कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रांची झारखंड, ऑप्शन बी रायपुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी अजमेर राजस्थान, ऑप्शन डी कानपुर उत्तर प्रदेश। तो केंद्रीय कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी संस्थान जो स्थित है आपका, ये रांची झारखंड में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रांची झारखंड में स्थित है। ठीक है,
अगर बात करें आपका राष्ट्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र, तो ये कृषि वाला जो राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र है ये पूना महाराष्ट्र में स्थित है। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र जो आपका है वो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गाय के दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है? ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी सार्बिटॉल, ऑप्शन सी स्टिलबेस्टिरॉल, ऑप्शन डी गोनेडोट्रोपिन। तो बताइए, तो गाय का दूध बढ़ाने के लिए एक हार्मोन दिया जाता है जो क्या करता है, गाय की जो पिट्यूटरी ग्रंथि है उसमें, उसके द्वारा ये जो दूध उत्पादन का जो कार्य है वो बढ़ा देता है। ठीक है, तो उस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन दिया जाता है। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा उत्पादित एक हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्रंथि में होता है उत्पादित, और इसको ही अलग से दिया जाता है जिससे गाय के दूध का उत्पादन बढ़ सके। अगला, राज्य और ज़िले के बीच समन्वय कौन होता है? तो राज्य और ज़िले जो हैं हमारे, इनके बीच में समन्वय कौन होता है? जैसे राज्य में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जिला अधिकारी। राजनीति में बात करें तो सांसद होता है। और आपका राज्य में नहीं, जिले में सबसे बड़ा अधिकारी आपका कौन होता है? जिला अधिकारी। और राज्य में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? आपका जो मुख्यमंत्री होता है। तो होता क्या है, राज्य और जिले के बीच जो समन्वय का कार्य करता है वो कौन करता है? ऑप्शन एक राजकोष अधिकारी, ऑप्शन बी जिला तहसीलदार, ऑप्शन सी जिलाधीश, और ऑप्शन डी उप जिलाधीश। तो इन दोनों के बीच में जो समन्वय का काम करता है, जो मीडिएटर का काम करता है, वो हमारा जिलाधीश महोदय करते हैं, या जिला कलेक्टर करता है, या डीएम साहब करते हैं। यही व्यक्ति जो होता है जिलाधीश, जब ये मैंने आपको बताया था, जब ये कलेक्टर जो होता है, जब ये राजस्व वसूलता है या रेवेन्यू वसूलता है, तो इसको ही हम लोग कलेक्टर कह देते हैं। ठीक है, और जब ये न्याय से संबंधित कार्य करता है तो इसको हम लोग जिलाधिकारी कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल, भारत में कुल दुग्ध उत्पादन में किस पशु का सर्वाधिक योगदान है? ऑप्शन ए भैंस, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी भेड़। तो भारत में अगर सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है वो भैंसों के द्वारा होता है। ठीक है, जो भैंस की जो दूध होता है वो गाय की अपेक्षा में अधिक गाढ़ा होता है। गाय का दूध जो होता है वो थोड़ा सा पतला होता है, थोड़ा सा फैटी कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए लोग भैंस का दूध का ज़्यादा उत्पादन की वजह से भैंसों को ज़्यादा पालते हैं। तो भैंस के दूध में गाय की अपेक्षा कैल्शियम भी अधिक होता है। ठीक है, तो इसलिए भैंस का दूध लोग ज़्यादा पीते हैं। और दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 पे है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भैंस। अगला सवाल, मुख्यमंत्री शिशुता प्रोत्साहन योजना किस राज्य की योजना है? ऑप्शन एक है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन तीसरा है राजस्थान, ऑप्शन 4 है बिहार। मुख्यमंत्री शिशुता प्रोत्साहन योजना, तो अगर इस योजना की बात करें तो ये योजना आपकी जो है ये उत्तर प्रदेश की योजना है। मुख्यमंत्री शिशुता प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश की है। इस योजना का जो उद्देश्य है, युवाओं को उद्योगों का प्रशिक्षण देना है, ताकि युवा अपना कोई रोजगार कर सकें या अपना कोई उद्योग खोल सकें। ठीक है, इस योजना में युवाओं को उद्योगों के प्रशिक्षण के साथ साथ 2500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश में नया सवेरा योजना किससे संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश में जो नया सवेरा योजना वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए किसानों से, ऑप्शन बी गरीबों से, ऑप्शन सी श्रमिक बालकों से, ऑप्शन डी ए व बी दोनों से। तो जो नया सवेरा योजना है ये श्रमिक बालकों से है। सवेरा का मतलब क्या है, जो बालक हैं हमारे देश के वही सवेरा लाएंगे। तो नया सवेरा योजना जो है वो श्रमिक बच्चों के लिए शुरू करी गई है। 19 जून 2017 को उत्तर प्रदेश में श्रम विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो श्रमिक बच्चे हैं उनको पहचान करके उनको बाल श्रम से छुटकारा दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला सवाल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो पहला है ऑप्शन ए 10 प्रकार की, ऑप्शन बी 18 प्रकार की, ऑप्शन सी 8 प्रकार की, और ऑप्शन डी 9 प्रकार की। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो 8 प्रकार की पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। आपसे बात करें कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये कहाँ स्थित है या इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका नई दिल्ली में है, याद रखना।
ICAR बोलते हैं इसको, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसी के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर है जो कि नई दिल्ली में है। अगला सवाल, भारत की आत्मा गाँव में बसती है, ये किस व्यक्ति का कथन? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आया हुआ है बहुत विभिन्न परीक्षाओं में कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, ये किसने कहा? नंबर 1 महात्मा गांधी ने, नंबर 1 मोतीलाल नेहरू ने, नंबर 2 मदन मोहन मालवीय ने, नंबर 3 महात्मा गांधी ने, और नंबर 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में दूसरा तीसरा लेक्चर पढ़ाया था तब बताई थी। तो ये बात जो कही है, ये बात हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कही है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है या गाँवों में बसती है, और भारत गाँवों का देश है, और गाँव के बिना देश की उन्नति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। गाँव का समुचित विकास ना होने से लोग शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं, इसलिए हमें गांव में ही सारी सुविधाएं देनी चाहिए और गांव का समुचित विकास करना चाहिए। ये सारी बातें महात्मा गांधी जी ने कही थी। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को, 1 मई को, 4 जुलाई को, या 23 जून को? बताइए, इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और मजदूर दिवस को मई दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। अगर शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1 मई और 1886 से मानी जाती है, ठीक है। 25 सवाल कराने थे क्योंकि 25 ही सवाल आपके आएंगे पेपर में लेखपाल ग्रामीण परिवेश में, लेकिन 26 सवाल पड़ गए, कोई बात नहीं। तो लास्ट सवाल देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के विकास का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए राजस्व, ऑप्शन 2 सेवा, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में विकास के लिए जो सबसे ज़्यादा पैसा जाता है, सबसे ज़्यादा पैसा उत्तर प्रदेश सरकार को कहाँ से प्राप्त होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्व या रेवेन्यू, नंबर 1। तो उत्तर प्रदेश के विकास का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो राजस्व है, ठीक है। सरकार की जो कमाई है राजस्व से होती है, भूमि लगान से होती है, RTO से भी होती है और टैक्स इत्यादि से होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कमाई होती है वो राजस्व से ही होती है। तो कैसा लगा साथियों आपको आज की प्रैक्टिस? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी क्लास के साथ जुड़े रहिएगा और कोशिश करूँगा कि आपके लिए डेली से डेली एक अच्छी से अच्छी नए से नए क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस देता रहूँ। तब तक के लिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि उन सबको भी इससे लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके बाय, टेक केयर।